Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 17th of November 25. We are starting our today's physical as well as recorded lecture. Sorry. Of F3 ACCA. आज हम करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से चैप्टर नंबर 2 द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो लेट मी शेयर द स्टडी टेक्स्ट. द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? बगैर टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट एक चीज़ शुरू करते हैं जो हमें पढ़नी है, ओवरव्यू, जिसमें उसने एक मैप दिया हुआ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. उसमें साथ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर उसके अंदर लिखा है नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस. और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नीचे क्या है? कॉरपोरेट गवर्नेंस, ओनरशिप वर्सेस कंट्रोल और पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब हमने अभी तक पढ़ा था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें वो आपको बताता है कि बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपने कैसे देखनी है, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एटसेट्रा, इस तरह की बातें. करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सारी बातें की थी. अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो स्पेसिफिक कंट्री है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लॉज एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस हिसाब से बनाए. तो ये मुख्तलिफ मुल्कों में वेरी करते हैं. हर मुल्क जो फॉलो करता है कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज को फॉलो करता है, क्योंकि दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन गई है. अब एक उन्होंने एक ऐसे रूल एंड रेगुलेशन ग्लोबली बना लिए गए हैं जो कि सब मुल्कों पे नाफिज होते हैं. जैसे ह्यूमन राइट्स की बात होती है, किसी एक मुल्क में भी ह्यूमन राइट की खिलाफवर्जी होती है तो पूरी दुनिया से आवाज़ आती है. और एक तरह से कंसेंसस है कि हर मुल्क अपने ह्यूमन राइट्स के लॉज बनाए. नहीं बनाता तो फिर दुनिया पे तनकीद करती है, उसके पैसे भी रुकते हैं, लोन नहीं देती उसे, उसके साथ बिजनेस जो अपने वेंचर है उन्हें महदूद करती है, एटसेट्रा. तो इस वक्त हर मुल्क दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी हद तक. तो हमें कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं, बट एट पैरेलल हर मुल्क के पास ये इजाज़त है, क्योंकि हर मुल्क ऑटोनोमस है, आज़ाद है, खुद मुख्तार है कि वो अपने लॉज बनाए. लेकिन कोशिश ये करे कि ऐसे लॉज जो कि इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट ना हो, मतलब एक ही लाइन में डायरेक्शन हो उनकी, और एक दूसरे को सप्ले कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो. तो इसलिए उसने देखे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लिखा है नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस. हमारे पाकिस्तान में अपने स्टैंडर्ड तो कोई नहीं है, लेकिन रेगुलेशंस तो हैं. कंपनीज एक्ट है, कुछ और लॉज हैं जो बताते हैं कि आपने बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है. और इसके साथ ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन है जो आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं. अब ये पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है. और ऐसा नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती फॉलो करनी है. आपको कहा गया कि इनकरेज किया गया कि इन्हें फॉलो करें, और जनरली हर मुल्क अपने लॉ में ये लिख देता है कि हम आईएफआरएस को फॉलो करेंगे. लेकिन सर्टन हद तक आपको इजाज़त है कि नहीं फॉलो करना चाहते तो एक हद तक आप फॉलो ना करें. वो एक अलग चीज़ है, वो फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें दो तरह के रेगुलेशंस आते हैं. एक लोकल रेगुलेशंस, जो कि जैसे इंडिया के अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, हमारे नहीं है, हमने नहीं बनाए. यूके के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, यूएसए के अपने गैप्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. तो हमने हमारा जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो जनरली कंपनीज एक्ट है पाकिस्तान का. और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? हमारा आईएफआरएस. इस तरह यूके का क्या है? उनका कंपनीज एक्ट होगा, उनके अपने नेशनल स्टैंडर्ड हैं, उनके लोकल स्टैंडर्ड हो गए, रेगुलेशंस हो गए, और फिर आईएफआरएस भी उन्होंने फॉलो करने हैं तो वो उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गए. उसके नीचे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसने कॉन्सेप्ट दे दिया है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कि कंपनी को बेहतरीन अंदाज में चलाया जाए. ठीक है, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही, सोल ट्रेडरशिप की बात नहीं हो रही, इंसानों की बात नहीं हो रही. बात हो रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को गवर्न करना है. तो कंपनी तो बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाता है, अब उसे गवर्न करना इतना आसान नहीं है. आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. आपकी ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है. मैनेजमेंट के रूल्स बनाने, ओनरशिप के रूल्स बनाने, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना. फिर मैनेजमेंट में ये इंश्योर करना कि मैनेजमेंट इस तरह की हो जो बायस्ड ना हो, उसमें इंडिपेंडेंट लोग नहीं हो जो इंडिपेंडेंटली अपनी ओपिनियन दे सकें, सिर्फ अपना फायदा ना देखें. तो उसके बड़े लंबे चौड़े रूल्स अब बनाए जा रहे हैं दुनिया में, जिन्हें कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस. तो कॉरपोरेट गवर्नेंस को भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ जाता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी, उनमें भी डिफाइन किया जाता है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए.
ठीक है। एक तो आपके मुल्क का लॉ क्या बताता है, स्टैंडर्ड बताते हैं, एक आईएफआरएस बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ होना चाहिए, प्लस कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो रेगुलेशन है वो भी बताते हैं कि आपने क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी है। तो ये तीन तरह के आप बताएं, ध्यान में रखेंगे हमारे रेगुलेशंस होते हैं। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, ओनरशिप वर्सेस कंट्रोल। ओनरशिप के लिए कौन से रेगुलेशंस हैं, शेयर होल्डर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और कंट्रोल मतलब कैसे होगा वर्सेस कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में मैनेजमेंट तो नहीं खैर आती, लेकिन आप कह सकते हैं कि बिजनेस कौन चलाएगा, और ओनरशिप कैसे होगी, उनका जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल कैसे होगा, कैसे इंश्योर करना है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जिनके पास कम शेयर हैं, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जिनके पास ज्यादा कंट्रोल है, वो डोमिनेट ना करें, वो अपने फायदे के लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर को एक्सप्लॉइट ना करें। तो ये सारी चीजें भी इनके लिए फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन भी देनी है, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि क्या स्ट्रक्चर है कंपनी का, और प्लस इसके दूसरे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एंड पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, वो फिर हम पढ़ेंगे कि इसका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो इंट्रोडक्शन तो उसने यही जनरली दी है जो मैंने आपको बताई है, इसे पढ़ लीजिएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कहता है व्हाई आर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नेसेसरी। मैं मोटी मोटी बात करता हूँ, वैसे तुम्हें पता है क्यों नेसेसरी है, ताकि उस मुल्क में तमाम कंपनीज एक ही तरह से चीज बनाएं, और फिर इंटरनेशनली भी हो, लाइजन में हो, बाकी कंपनी के साथ कंपैरिजन हो, कंपेरेबिलिटी, जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो ग्लोबली आ जाए। टू ensure दैट द नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर met with at least a basic minimum of information। ये इंश्योर करना कि जो यूजर हैं उनकी जो जरूरियात हैं, उन्हें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मिनिमम इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए, वो उन्हें मिल जाए। Number two, to ensure that all the information provided in the relevant economic arena is both comparable and consistent। जो भी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर अरीना, मतलब पाकिस्तान, यूके इज डिफरेंट अरीना, यूएसए इज डिफरेंट अरीना, एक मखसूस जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाए वो कंपेरेबल भी हो और कंसिस्टेंट भी हो। ठीक है। नंबर थ्री, टू इंक्रीज यूजर्स कॉन्फिडेंस। यूजर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें, जब मिनिमम इंफॉर्मेशन भी देंगे, कंपेरेबल भी होगी, तो यूजर ज्यादा ट्रस्ट करेगा इंफॉर्मेशन पे। और टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कंपनीज, और फिर कंपनीज के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए, कंपनीज को देखा जाए कि इंफॉर्मेशन दे रही है कि नहीं दे रही, और इनकी इंफॉर्मेशन से क्या मैसेज आ रहा है, कि ये गलत तरीके से तो काम नहीं कर रही। तो ये चार उसने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं इसके, कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों बनाते हैं और क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें कौन से होते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन यूके में है, यूके के अपने यूके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। नेशनल लॉ, पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट है, यूके का भी कंपनीज एक्ट होगा। मार्केट रेगुलेशंस, कुछ मार्केट के रेगुलेशंस होते हैं, मार्केट के अंदर कुछ कस्टम चल रहे होते हैं, रवायतें चल रही होती हैं, वो भी होता है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज रूल्स, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज के अपने रेगुलेशंस भी होते हैं। तो ये चार किस्म के रेगुलेशन लोकल होते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं। ठीक है। जो कि कंपनीज अपने मुल्क में फॉलो कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यूके का पढ़ लेते हैं। यूके हैज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल दैट इशूज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इन द यूके। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल याद रखना है, ये आपके से एमसीक्यू में पूछ सकता है। द मेन आइटम ऑफ लेजिस्लेशन अफेक्टिंग बिजनेस इन द यूके इज द कंपनीज एक्ट 2006। हमारा कंपनीज एक्ट 2017, यूके का है कंपनीज एक्ट 2006। उनके अपने रेगुलेशंस भी हैं जो कि नेशनल काउंसिल बनाती है। ठीक है। और साथ यूके का कंपनीज एक्ट है 2006। हाउएवर देयर आर आल्सो मेनी अदर पीसेस ऑफ यूके, यूरोपियन यूनियन एंड इवन यूएस लेजिस्लेशन। द सर्बेंस ऑक्सलेज एक्ट, ये अमेरिका का है, दैट अफेक्ट्स अकाउंटेबिलिटी इन द यूके। तो यूके की अकाउंटेबिलिटी जो है वो यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस भी हैं, कुछ और यू मैनी अदर पीसेस ऑफ यूके, यूके के और भी लॉज हैं कुछ छोटे बड़े। और यूएस के जो लेजिस्लेशन है सर्बेंस ऑक्सलेट एक्ट, ये यूके को भी डिस्टर्ब अफेक्ट करता है। और के ऑल्दो के सर्बेंस ऑक्सलेट एक्ट जो है ये अमेरिका का लॉ है, लेकिन चूंकि अमेरिका और यूके का आपस में बहुत ज़बरदस्त लाइसेंस है, तो और फिर अमेरिकन कंपनी तो यूके कंपनी आपस में लाइसेंस है, तो ये काफ़ी हद तक फिर ये सॉक्स को फॉलो करते हैं। इसलिए कि जब इनकी रिपोर्ट अमेरिका जानी है, अमेरिका के साथ इन्होंने इंटरेक्ट करना है, तो अमेरिका फिर ये कहता है कि भाई आपकी कंपनी भी सॉक्स को फॉलो करके रिपोर्टिंग करेंगी तो हम मानेंगे, नहीं तो हम इसे कंपेरेबिलिटी में नहीं लेंगे, हम इसे कंपेरेबल नहीं समझेंगे। तो फिर ये सॉक्स को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, सर्बेंस ऑक्सिलरी एक्ट को ना एब्रीविएशन में सॉक्स भी कह देते हैं, SOX। याद रखना है, कहीं सॉक्स लिखा हो तो उसका मतलब यही है, सर्बेंस ऑक्सले एक्ट।
अब सर्बेंस ऑक्सले किसी बंदे का नाम होगा, मुझे अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ये 2000 के तकरीबन, जो ये 21वीं सदी है इसके शुरू में तकरीबन ये आए थे। उस वक्त ये था कि दुनिया में इनकी बहुत बड़ी एक एनर्जी कंपनी थी जिसका नाम था एनरॉन। और एक और दो और कंपनी थे, वो एकदम से जॉइंट थे वो मार्केट के, और एकदम से ही बैठ गए थे। पता चला था कि वो अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे थे। और अकाउंटिंग फ्रॉड बाद में डिस्क्लोज हुआ, लेकिन काफी बाद में डिस्क्लोज हुआ। फिर ऑडिटर से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं ये देख रहे थे। एक्चुअली लोगों को समझ ही नहीं आई। गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट्स तो जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आई कि ये रिपोर्टिंग के अंदर किस तरह बातों को घुमा रहे हैं। जब तक समझ आई उस वक्त काफी नुकसान हो चुका था। फिर खैर वो उस कंपनी के खिलाफ केसेस हुए, उसका सीईओ है वो अंदर हो गया, उसका चेयरमैन अंदर हो गया, चेयरमैन तो मेरे ख्याल जेल में मर गया। सीईओ शायद बाहर निकला था, उन्होंने पूरी कंपनी वाइंड अप करवा दी, हालांकि बहुत ह्यूज कंपनी थी। प्लस उनके ऑडिटर्स को वाइंड अप करवा दिया। उस वक्त बिग फोर में आते थे उनके ऑडिटर्स ना, उनका नाम था ऑर्थर एंडरसन। जैसे आजकल पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है, एक वो भी थी ऑर्थर एंडरसन, बिग फोर की कंपनी थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम इस काबिल ही नहीं है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था तुम देख ही नहीं सके। उन्हें भी वाइंड अप करवा दिया, तो बहुत बड़ा स्कैंडल था वो। उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि यार ये तो इस तरह तो लोग अकाउंटिंग में खेलेंगे, फिर ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर जो उनके पार्लियामेंट में या जो भी उनके हाउसेज हैं उसमें लॉ पेश हुआ था। और इसके अंदर बहुत सख्त रेगुलेशंस हैं कंपनीज के बारे में। ठीक है, डिस्क्लोजर्स बहुत हैं और बहुत कुछ मांगता है ये लॉ। तो उसे कहते हैं सॉक्स। आज भी अगर हम पाकिस्तान में भी बैठ के ऑफशोर अकाउंटिंग करते हैं या अमेरिका से हम डील करते हैं ना, तो हमारी भी अक्सर कंपनीज होती हैं, उन्हें जब वहां जाके कुछ काम करना होता है तो उन्हें सॉक्स फॉलो करना पड़ता है। एनी हाउ, तो वो कह रहा है कि यूके में ये चीजें भी चलती हैं। उसके बाद देयर आर ऑल्सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटर्स दैट अफेक्ट अकाउंटिंग इन द यूके। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक, शुगर इंडस्ट्री होगी, सीमेंट होगी, उसके अपने रेगुलेशंस होंगे, कुछ रेगुलेटर्स होंगे, वो भी अपनी अपने एरिया को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी which aims to ensure that financial markets work well for individuals। मतलब फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे बैंक्स हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये उन्हें देखती है सिर्फ। तो मतलब बिजनेस स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी चीजें मौजूद हैं। फाइनली देयर आर रेगुलेशंस पब्लिश्ड बाय द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली वो चार ऊपर वाले हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, नेशनल लॉ है, मार्केट रेगुलेशंस है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं। आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस से बनता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये भी चल रहे हैं इस वक्त, जो इंटरनेशनली चल रहे हैं। यहाँ इसे आपने पढ़ लेना है इन दो पैराग्राफ्स को, लेकिन मैं नीचे जाके थोड़ा डिटेल से बताता हूँ क्योंकि हमने उसे बहुत डिटेल से डिस्कस करना है बात। आईएफआरएस ये होते हैं कि इंटरनेशनली बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर इन्हें पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जाता है, और दुनिया इन्हें अपनी मर्जी से अडॉप्ट करती है, और जनरली अडॉप्ट कर लेती है। क्योंकि दुनिया ने एक दूसरे के साथ लाइसेंस करना है, जो इसे अडॉप्ट नहीं करेगा उसके लिए बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जनरली दुनिया इसे अडॉप्ट करती है, और बेसिकली ये अमेरिकन बेस्ड ही है, अमेरिका में बनाए जाते हैं। आईएएस भी बनाता है इन्हें, आईएसपी के ऊपर आईफैक है। ठीक है, तो वो सारा स्ट्रक्चर है जो बाद में जाके भी पढ़ते हैं। तो वो ये हमने बनाए हैं, तो ये दो पैराग्राफ आपने पढ़ने हैं। हार्मोनाइजेशन इलस्ट्रेटेड को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। हार्मोनाइजेशन कैसा है? ये अभी पढ़ा ही नहीं यार, अभी तो मैं ऊपर बोल रहा हूँ। इसे ऊपर वाले पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो आपने पढ़नी है। हार्मोनाइजेशन तो अभी हम पढ़ने लगे हैं। हार्मोनाइजेशन को होता है चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को एक लाइन पे लेके आना। ठीक है, अलाइन करना, हार्मोनी क्रिएट करना, यगानगत क्रिएट करना, एक जैसी चीज करना। हार्मोनाइजेशन इलस्ट्रेटेड ऊपर उसने बताया था कि हमने आईएफआरएस जो बनाए हैं इसलिए बनाए हैं कि पूरी दुनिया में आपस में एक युगानगत हो, जो काम अमेरिका में जैसे हो रहा है रिपोर्टिंग का, वैसे ही पाकिस्तान में हो रहा हो, वैसे ही यूके में हो रहा हो, तो एक हार्मोनी क्रिएट हो जाएगी। हार्मोनाइजेशन का मतलब है कि काम करने के स्टाइल को एक जैसा कर देना। ये ना हो कि पाकिस्तान का स्टाइल बिल्कुल फर्क हो और बाहर का फर्क हो। अब वो इलिस्ट्रेट कर रहा है, टू इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन डू सम रिसर्च ऑन द इंटरनेट फॉर वर्ड्स दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है जी, व्हेन यू हैव डन दिस you will undoubtedly have a much better appreciation of the benefit of a harmonized approach to information that will be available in an international arena। वो कह रहा है कि पहले आपको कह रहा है कि पहले रिसर्च करो, और किस चीज़ की, दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में जिनका मतलब ही मुख्तलिफ है। ठीक है, तो जब तक आप उन लफ्ज को नहीं समझोगे कि अमेरिका में इसका क्या मतलब है, यूके में इसका क्या मतलब है, तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी करके देख लेते हैं।
मैं नेट पे जाता हूँ, ये आपके लिए वैसे काम भी है, ये आपको खुद भी करना चाहिए, प्रैक्टिकल काम आपको दे रहा है। मैं नेट पे जाके जाता हूँ, मैं गूगल खोलता हूँ और मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या जवाब देता है। वो कहता है द मीनिंग ऑफ पास्ता इज वेरी डिफरेंट इन पॉलिश एंड इटालियन। पास्ता सुना है ना आपने, यस। खाना होता है, यस। एक फूड है। इन इटालियन इट इज द टर्म ऑफ नूडल्स, while इन पॉलिश इट मीन्स टूथपेस्ट। ठीक है, तो वो कहे कितना फर्क है उन्होंने। इसका मतलब है, अगर आप पास्ता का वर्ड आप यूज करोगे इटली में जाके, जी मुझे पास्ता चाहिए, वो आपको क्या दे देगा, खाना देगा। अगर ये वर्ड आप पोलैंड में जाके कहोगे, आपके सामने टूथपेस्ट रख देगा। तो एक छोटी सी मिसाल सामने आ गई। तो कह रहा है आप इस पे रिसर्च करें, उसने आपको क्या कहा है कि इस पे रिसर्च करो और देखेंगे कितना फर्क है। इसका मतलब है कि जब हमें पास्ता का वर्ड यूज करना है, एक पास्ता की जो फूड है उसे एक ऐसा नाम देना है कि दुनिया में कहीं भी वो वर्ड बोलो, उन्हें पता चल जाए आप क्या मांग रहे हो। तो फिर एक वर्ड बनाना पड़ेगा ना, पास्ता नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वो हार्मोनाइजेशन ये चीज है कि एक जैसी सोच डेवलप करना, वर्ड एक जैसे करना, बोलने का अंदाज ऐसा करना, इंफॉर्मेशन ऐसी करना कि वो कहीं भी आप प्रेजेंट करो, उम्दा उसे वही समझे जो आप कहना चाह रहे हो। ये ना हो कि आप उसे खाने की चीज मांग रहे हो, वो आपको टूथपेस्ट दे दे। उसे पता हो कि आप खाने की चीज ही मांग रहे हो, तो स्टैंडर्डाइज कर देना। ये उसने एक एग्जाम्पल दी। ठीक है, हार्मोनाइजेशन, यगांतगत क्रिएट करना, यूनिटी, यूनिटी तो नहीं कहना चाहिए, कंसेंसस डेवलप करना, एक लफ्ज के, एक कॉन्सेप्ट के एक ही मीनिंग हो दुनिया में। इसके बाद आईफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कंट्री। याद रखना है, दुनिया में हर मुल्क खुद मुख्तार है। अगर आप कहते हैं मैंने आईफआरएस फॉलो नहीं करने हैं, मैंने अपने बनाने हैं, तो बिल्कुल कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। मतलब दुनिया किसी एक बादशाह के तहत सिवाय अल्लाह ताला के किसी एक शख्स के तहत तो नहीं है, इंसान के तहत तो नहीं है। लिहाजा पूरी दुनिया पे एक लॉ जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता, दुनिया से रिकॉग्नाइज करती है। तो जो आईएफआरएस है ये वॉलंटरी एडॉप्शन है। अगर मुल्क चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। लेकिन अगर आप नहीं अडॉप्ट करोगे तो क्या होगा, दुनिया आपको कट ऑफ कर देगी। वो कहेगी ठीक है ना मानो, लेकिन हम तुमसे काम ही नहीं करेंगे। आपकी मजबूरी बन जाती है कुछ लोगों की बातें मानना। तो वो कह रहा है आईएफआरएस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। एज वी विल सी शॉर्टली, दे आर डेवलप्ड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज नो इंटरनेशनल अथॉरिटी। जिसने ये बनाया उसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत नहीं है कि वो जबरदस्ती इंपोज कर दे, एटसेट्रा। इसे पढ़ ले। ठीक है, आगे चलते हैं। Within the European Union, IFRS standards were adopted for all listed entities in 2005. Other countries to adopt IFRS standard include Argentina, Australia, Brazil, Canada, Russia, Mexico, Saudi Arabia, and South Africa. The US, China, and India are going through a process of convergence whereby they are updating their national standards over time to become consistent with IFRS स्टैंडर्ड। तो यूरोपियन यूनियन ने 2005 में अडॉप्ट कर लिए थे, कुछ मुल्कों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जो उसने बताया है इसमें उन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया हुआ है। जबकि चाइना, यूएस और कुछ ऐसे मुल्क हैं जो कि, और इंडिया, जिनमें ये पूरी तरह अडॉप्ट नहीं हुए, उनके अपने स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। वो अपने स्टैंडर्ड को इसके मुताबिक अलाइन कर रहे हैं, कन्वर्जेंस कर रहे हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि दोनों को एक जैसी चीज में ले आना। मतलब वही कह रहे हैं, हार्मोनी कह लें, स्टैंडर्ड्स में हार्मोनी क्रिएट करने को कन्वर्जेंस कहते हैं। मतलब अपने स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चेंज करने की कोशिश को कन्वर्जेंस कहते हैं। अच्छा जी, नीचे स्ट्रक्चर ऑफ द आईएफआरएस इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम जो आईएफआरएस बनाती है। आईएफआरएस फाउंडेशन है सबसे ऊपर, उसके नीचे है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, नीचे है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, और नीचे आईएफआरएस इंटरप्रिटेशंस कमेटी। और साइड साइड पे आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल प्रोवाइड एडवाइस टू द आईएफआरएस फाउंडेशन ट्रस्टीज, आईएएसबी एंड आईएएसबी, आईएएसएसबी। ठीक है, अब ये सारा उसने एक बनाया, थियोरेटिकल चीज है, आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। सबसे ऊपर है आईएफआरएस फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके नीचे उन्होंने आईएसबी बनाया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, आईएफआरएस बनाता है। पहले ये बनाता था आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी इन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया कुछ सालों से, अब ये जो नए बनाते हैं उन्हें कहते हैं आईएएसबी, इंटरनेशनल, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले कहते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
अब कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके साथ ही है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड के। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड एक डिफरेंट चीज है, उसका बोर्ड ही अलग बना दिया, वो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी पे काम करता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है चीजों को सस्टेन करना, चीजों को चलाए रखना, चीजों को इस काबिल रखना कि वो रुके ना, खत्म ना हो, तबाह ना हो जाए, चलती रहे। ठीक है। तो उन्हें कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए भी स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं कि आपने किन चीजों को कैसे मतलब डेवलप करना है कि चीजें चलती रहें। अब उसका मतलब क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और नीचे आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी, आईएफआरएस, ये इफ्रिक भी कहते हैं इसे। इसे ब्रीफली IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ठीक है। ये भी कहते हैं, मतलब इसमें के अंदर से एस निकाल दो ना, तो क्या बनेगा, IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी। इंटरप्रिटेशन कमेटी का में इंटरप्रिटेशन का आई ले लो, कमेटी का सी ले लो, तो क्या बना, इफ्रिक। तो इफ्रिक क्या होती है कि आपका एक IFRS आ गया, आईफरस तो आ गया, अब उसके अंदर सारी चीजें कोशिश की गई कवर करने की उस एरिया की, लेकिन जब बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू हुई तो अचानक कोई ऐसी चीज सामने आ गई जो स्टैंडर्ड में लिखी नहीं हुई। मतलब स्टैंडर्ड बनाने वालों के जहन में नहीं था कि ये मसला भी आ सकता है, लेकिन आ गया। अब जैसे मसला आया, उसने फिर इन्हें लिखा IASB को कि भाईजान आपने तो स्टैंडर्ड बनाया है इस टॉपिक पे या इस एरिया पे, मैं ये देख रहा हूँ मेरे सामने तो ये प्रॉब्लम आ गई है। तो ये तो आपके स्टैंडर्ड में कहीं लिखा ही नहीं कि इस तरह की चीज को कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है या रिपोर्टिंग करनी है। तो मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? फिर होता क्या है, जो कि बाकी वो स्टैंडर्ड में चीज नहीं होती, ISB ये कमेटी है इफ्रिक, ये बैठ जाती है, इसकी मीटिंग होती है, ये उस पूरे मामले को देखती है, फिर देखती है कि स्टैंडर्ड में से रिलेटेड या रेलिवेंट कोई चीज मौजूद है कि नहीं है, इससे मिलती जुलती। ये करके तो वक्ती तौर पे फिर आपको एक एडवाइस करती है कि आप ऐसा करो कि फिलहाल इस मसले को ऐसे टैकल करो। एक एडवाइस करती है, इंटरप्रिटेशन देती है। इस वक्त जो दुनिया में स्टैंडर्ड हैं वो चार तरह के चल रहे हैं। पहले आए थे IAS, सारे IAS खत्म नहीं हुए। ठीक है। इनका इरादा ये है कि बाय द एंड ऑफ द डे IFRS तो चेंज होते रहेंगे। आइंदा अगर जैसे IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगर इसमें कोई मेजर चेंज आती है ना, हो सकता है इसमें नया IFRS आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर। फिर क्या करेंगे, उसके अंदर IAS 16 को मर्ज कर दें, मतलब IAS 16 को उठा के IFRS बनाएंगे, उसमें मजीद चीजें ऐड करके एक IFRS बना देंगे, स्ट्रॉन्ग IFRS बना देंगे, और IAS खत्म हो जाएगा। IAS कन्वर्ज हो जाएगा कहें या खत्म हो जाएगा, और IFRS आ जाएगा। पहले लीजेस का भी IAS होता था, IAS 17 लीजेस था, अब उसका IFRS है। क्यों, जब मेजर चेंज आई तो उन्होंने उसे IFRS बनाया, उसमें डाला, और IAS 17 की भी रेलिवेंट चीजों को निकाल के उधर डाल के बिल्कुल नई डॉक्यूमेंट बना दी। IAS 17 खत्म हो गई। इनका इरादा यह है कि बाय द एंड ऑफ द डे IAS खत्म हो जाएंगे और सिर्फ IFRS होंगे। लेकिन अभी पहले चूंकि सारे काम नहीं हुए, तो अभी IAS भी मौजूद हैं कुछ, कुछ IFRS तो आ ही रहे हैं। और फिर IAS में भी ये प्रॉब्लम थी कि स्टैंडर्ड आ गया और अचानक लोगों ने अप्लाई किया तो पता चला इसमें तो एक चीज मिसिंग है। उन्होंने पूछा तो वहां थी सिक, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। IAS से रिलेटेड जो थी वो सिक थी। IFRS बनने के बाद जो कमेटी बनाई गई IFRS से रिलेटेड, वो है इफ्रिक। सिक और इफ्रिक दोनों का एक ही काम है कि IAS में या IFRS में अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसकी इंटरप्रिटेशन देनी है। और जब ये IFRS दोबारा चेंज होगा, IAS चेंज हुआ अगर IFRS बनने से पहले, तो जो सिक के अंदर चीजें लिखी हैं वो IAS में भी डाल देंगे, IAS को ही अपडेट कर देंगे, उसमें वो चीजें मिसिंग भी डाल देंगे, सिक खत्म हो जाएगी। IFRS जब चेंज हुआ, कभी इवेंट हुआ ये वाला जिससे रिलेटेड इफ्रिक मौजूद है, इफ्रिक उठा के IFRS में, रिवाइज IFRS में डाल देंगे, और इफ्रिक खत्म हो जाएगी। तो बाय द एंड ऑफ द डे का इरादा ये है कि सारे IAS कन्वर्ट हो जाएं IFRS में, और जितनी सिक्स और इफ्रिक्स हैं जब इनकी जरूरत पड़े, मतलब ये अमेंड हो IFRS या IAS, तो ये उसमें डाल के इन्हें भी खत्म करते जाएं। लेकिन फिलहाल आज जब आप कहते हैं ना IFRS, तो ये टर्म IFRS नहीं है, इसके अंदर चार चीजें हैं। कौन कौन सी हैं, IAS भी है इसमें, IFRS भी है, सिक्स भी है, और इफ्रिक्स भी है। ये चार चीजें अभी एक्टिवली मौजूद है। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड अलग कर दिया। IFRS एडवाइजरी काउंसिल है, उसका सिंपली ये काम है कि IFRS फाउंडेशन को कोई प्रॉब्लम आती है, इसे कोई एडवाइस चाहिए, इससे कोई मसले हल नहीं हो रहे, ब्रॉडर लेवल की चीज़ है, तो IFRS एडवाइजरी काउंसिल की अपनी कोई कमेटी होगी, मुकम्मल एक काउंसिल मौजूद होगी जो इन्हें मशवरे देगी। तो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर तो मसले ठीक ठाक चल रहे हैं, IFRS फाउंडेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, IASB को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो IFRS एडवाइजरी काउंसिल का कोई रोल नहीं होता।
इनका रोल उस वक्त होगा जब इन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी और जो खुद इनसे रब्ता करके कहेंगे भाईजान हमसे ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, हमें मशवरा चाहिए तो मशवरा दें ज़रा, तब ये उसमें एक्टिव हो जाए। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, आईएफआरएस की डेवलपमेंट का। आगे उसने इसकी फिर एक्सप्लेनेशन दी, आईएफआरएस फाउंडेशन, द फाउंडेशन इज द सुपरवाइजरी बॉडी फॉर आईएसबी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस इश्यूज and ensuring that each member body is properly funded, etc. It consists of a monitoring board that deals with the public accountability and a board of trustees that has responsibility for governance, strategy and oversight of the activities। मतलब क्या है, फाउंडेशन एक सुपरवाइजरी बॉडी है जो सुपरवाइज करती है गवर्नेंस इश्यूज को और अपने मेंबर बॉडी की फंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, फंडिंग जो मेंबर बॉडी नीचे आईएसबी, आई सस्टेनेबिलिटी बोर्ड वगैरह, इनकी फंडेड हो रही है प्रॉपर, इन्हें पैसे मिल रहे हैं कि नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग बोर्ड, इनका एक बोर्ड है जो कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को डील करता है। मतलब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि पब्लिक के सामने हमें चीज़ें पेश करनी है, पब्लिक को हम अकाउंटेबल हैं, तो किस तरह कंपनीज पब्लिक के सामने अकाउंटेबल हो सकती हैं, उन्हें कैसे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वो इसे डील करता है। और एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है जो कि गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी एंड ओवरसाइट ऑफ एक्टिविटी, जो इसकी अपनी जो गवर्नेंस है, स्ट्रेटेजीज हैं, उन्हें देखता है। मतलब एक बीओडी कह लो, यहाँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें डायरेक्टर्स नहीं होते, Yes. उसमें ट्रस्टीज होते हैं। ठीक है, तो एक इनका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है जो इसे देखता है, और एक इसका अपना मॉनिटरिंग बोर्ड है जो कि ओवरऑल इसके ऑपरेशंस को देखता है, जिसके लिए बनाई गई है कि वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, मतलब एकेडमिक कह लें या स्टैंडर्ड सेटिंग जो रेगुलेशन है उन्हें। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन क्या है, डेवलप अ सेट ऑफ high quality, understandable, endorsable and globally accepted financial reporting standard। ठीक है, इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही किसी वर्ड की तो आप पूछ लीजिएगा। प्रमोट द यूज ऑफ रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दो स्टैंडर्ड, पहले तो बनाना है, डेवलप करना स्टैंडर्ड, फिर ये प्रमोट करना है कि लोग इन्हें अडॉप्ट भी करें, इन्हें फॉलो भी करें। टू टेक अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, फिर ये देखना है कि जब इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं तो स्टैंडर्ड में कोई चेंज की जरूरत तो नहीं है, वो भी देखें। सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाए, फिर ये इंश्योर करे कि ये इम्प्लीमेंट भी हो, और फिर ये भी देखे कि अगर इनमें कोई चेंज तो नहीं चाहिए, हालात चेंज हो रहे हैं, उनके मुताबिक इन्हें चेंज करे। और ब्रिंग आउट द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, पे ये भी कि दुनिया में जो नेशनल और इनके स्टैंडर्ड में फर्क है, वो भी लोगों को इनकरेज करे, मदद दे कि वो अपने स्टैंडर्ड को आईएफआरएस के अलाइन करें। ठीक है, तो इसके चार उसने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, ये बस आपने ब्रीफली याद रखने हैं। फिर उसके बाद आगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये कौन है जो कि बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। The board is the independent standard setting body of the foundation. Its primary objective is to develop a set of high quality, understandable, and enforceable global accounting standards that require transparent and comparable information in the financial statement of all companies। Simply इसका काम क्या है, अच्छे स्टैंडर्ड बनाना, बस। ठीक है, इसके बाद इट मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय द इंटरप्रिटेशन कमेटी। अपॉन इट्स क्रिएशन द बोर्ड आल्सो अडॉप्टेड ऑल एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वही वाली बात, जब ये बना तो इसने आईएएस अडॉप्ट कर लिए थे, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर रहा है आईएफआरएस में। Many national standard setting bodies are represented on the board and their views are taken into account so that a consensus can be reached। नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, बहुत ही स्टैंडर्ड सेटिंग जो नेशनल है, जैसे पाकिस्तान का आईकैप है, इंडिया का इकाई है, ऑस्ट्रेलिया का अपना है, ये सारे इसके मेंबर होते हैं। हमारी इसमें से कोई ना कोई बंदा रिप्रेजेंट करता है, और वो फिर इनमें अपने अपने व्यूज देते रहते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कैन इशू डिस्कशन पेपर्स एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट इशूड बाय द बोर्ड फॉर कमेंट इन देयर ओन कंट्रीज। ठीक है, तो इसे आपने पढ़ लेना है कि ये अपना एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाता है, वो फिर सारे अपने मेंबर्स को भेज देता है, मेंबर अपने अपने मुल्कों में अपने मेंबर्स को देते हैं कि पढ़ो और अपने कमेंट्स दो। जैसे जब भी नया स्टैंडर्ड आएगा ना, तो पहले जो डॉक्यूमेंट आएगी जो कि रिकमेंडेड या सजेस्टेड डॉक्यूमेंट है, उसे कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। वो आई कैप को आ जाएगा, आई कैप हमें भेज देता है ईमेल में कि भाई ये आप हमारे मेंबर हो, इन्हें पढ़ो। आपको एसीसी के मेंबर्स को भी आता होगा, इन्हें देखो, इन्हें पढ़ो और अपने कमेंट्स दो। हम अपने कमेंट देते हैं आई कैप को, फिर आई कैप उन्हें सॉर्ट आउट करके अपने कमेंट्स देता है आईएएसबी को, फिर आईएसबी उन्हें पढ़ता है, फिर जो उसे ठीक लगते हैं, मुनासिब लगते हैं, डिस्कस करता है, और फिर उन्हें स्टैंडर्ड में इंकॉर्पोरेट करके फाइनली फिर स्टैंडर्ड को फाइनल करके इशू कर देता है।
तो जो पहला ड्राफ्ट आता है ना, जिस पे डिस्कशन वो मांग रहा था, उसे कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। याद रखना है। आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी मैंने आपको बता दिया, इसे एक बार आपने पढ़ लेना है। ठीक है, कि जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है आईएफआरएस में, तो ये कमेटी उस पर डिस्कस करके अपनी एक कमेटी इफ्रिक निकालती है। और इफ्रिक क्या करती है? इफ्रिक आप ये करती है कि वो वक्ती तौर पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि आप ऐसे कर लो इसकी अकाउंटिंग। आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, वो जो साइट पे लिखी थी, ये एडवाइस कर रही होती है, एडवाइजिंग द बोर्ड ऑन एजेंडा डिसीजंस एंड प्रायोरिटीज इन देयर वर्क। क्या एजेंडा उनका क्या होना चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, जनरली उन्हें एक गाइडलाइन देती है। बनाता बोर्ड ही ये चीजें, लेकिन उन्हें प्रायोरिटीज क्या है, कैसे करो, क्या करो, इन चीजों में उन्हें थोड़ा सा गाइड करती है। इन्फॉर्मिंग द बोर्ड ऑफ द व्यूज ऑफ द काउंसिल विद रिगार्ड टू मेजर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट। अपने व्यूज देती है कि आपने स्टैंडर्ड तो बना लिया, हमारे इसमें व्यू है कि इसमें ये चीजें कम है, ये चीजें ज्यादा हैं, एटसेट्रा। और गिविंग अदर एडवाइस टू द बोर्ड और टू द ट्रस्टीज। ट्रस्टीज क्या करते हैं? वो बोर्ड को चला रहे हैं। ठीक है, वो उसे जो ऊपर है आपकी फाउंडेशन को चला रहे हैं, तो उन्हें भी वो गाइड करती है कि फाउंडेशन कैसे चलाओ, और उधर बोर्ड को गाइड करती है कि स्टैंडर्ड कैसे बनाओ। मतलब सिर्फ एडवाइजरी रोल में है। डेवलपमेंट एंड आईएफआरएस ये मैंने आपको बता भी दिया है, इसे आपने पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, और कल मैं इसे डिस्कस करूंगा कि इसमें कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही स्टेप्स में, तो आपने मुझे बताना है। उसके बाद आ जाता है जनाब इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, ये करके फिर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। द आईएसएसपी वाज फॉर्म्ड इन 2021 with the objective of delivering a comprehensive global baseline of sustainability related disclosure standard। बेसिकली सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इसने आपको देने हैं। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? They should provide relevant information to investors and other interested parties to help them make informed decisions concerning sustainability related risk and opportunities relevant to individual companies. Sustainability related risk and opportunities of इंडिविजुअल कंपनी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है इंग्लिश में? चीज का कंटिन्यू कर। एक चीज अगर प्रॉफिट में है तो सस्टेन कर जाएगी। एक चीज का आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो अगर वक्ती तौर पे उसके हालात ठीक भी नहीं है, तो वो सस्टेन कर जाएगी। अगर एक कंपनी हैवी लॉसेस में है, तो 1 साल सस्टेन कर लेगी, 2 साल कर लेगी, तीसरा साल से मजबूरन बंद करना पड़ेगा। पैसे बहुत हैं लेकिन आपको बंदा ही नहीं मिल रहा चलाने वाला, तो भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि अपने आप को इस काबिल रखना कि आप चलते चले जाओ, अच्छे या बुरे जैसे भी है, बस चलते चले जाओ। जिसे इंग्लिश हम गोइंग कंसर्न भी कह सकते हैं एक तरह से। सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ गोइंग कंसर्न का तो कॉन्सेप्ट जो है वो तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है बेसिकली ज्यादातर, या ओवरऑल है अकाउंटिंग पॉइंट से। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को इस काबिल रखो कि आप लॉन्ग टर्म में चलते जाओ, बस रुको ना। तो अब वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टर को ये भी तो चाहिए कि आज तो कंपनी बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या अगले 5 साल चलेगी? ये तो ना हो कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, 3 साल बाद अचानक बैठ जाए। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि आपने सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, कि ये इंश्योरिटी आ जाए कि हम चलते रहेंगे, हम बंद नहीं होंगे, ताकि इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन मिले तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो या बने, कि भाई इस कंपनी में मुझे रिस्क नहीं है बहुत ज्यादा। तो उसने फिर इस तरह के स्टैंडर्ड अलग कर दिए जिन्हें सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और उसका बोर्ड ही अलग कर दिया। ठीक है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली अकाउंटिंग से नहीं, इसमें अकाउंटिंग के अलावा ऑपरेशनल मैटर्स भी आएंगे बहुत सारे। अच्छा जी, उसके बाद द फोर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएसएसबी आर टू डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर ए ग्लोबल बेसलाइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर। ओवरऑल पूरे ग्लोबल लेवल पे ऐसे स्टैंडर्ड बनाना सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो पूरी दुनिया में अप्लाई हो। टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की जो इंफॉर्मेशन नीड्स है उन्हें मीट करना। टू एनेबल कंपनीज टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन देना। टू फैसिलिटेट द flow of communication of sustainability related information and disclosure that are jurisdiction specific and or aimed at broader stakeholder group. To facilitate the flow of communication of sustainability related information, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल करना, कि मुनासिब जगह तक ये पहुंचे इंफॉर्मेशन, एंड डिस्क्लोजर्स दैट आर जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक, जो कि अपने मुल्क के स्पेसिफिक है, एंड और एम्ड एट ब्रॉडर स्टेक होल्डर ग्रुप। तो पाकिस्तान के अपने सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड भी हो सकता है कभी बन जाए, और एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, जैसे एक आईफआरएस है, एक इंडिया के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, एक आईफआरएस है, एक यूएसए के अपने गैप्स हैं।
यूके के अपने स्टैंडर्ड भी हैं और आईएफआरएस भी हैं, तो वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, ये सस्टेनेबिलिटी है। तो इसमें भी यही कि लोकल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन फ्लो को इंश्योर करना कि प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर लोगों तक ये सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ये उसने चार चीजें इसमें बताई हैं। इन ऑर्डर टू मीट its principal objective, the ISSB has a commitment to publish standards that are cost effective, decision useful and market informed। वो कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको ज्यादा कॉस्ट ना लगे सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड के अप्लाई करते हुए और उसकी एक्टिविटीज मैनेज करते हुए। डिसीजन यूजफुल और ऐसे हो जिनका डिसीजन पे असर पड़े, फायदा हो डिसीजन में, यही नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। और मार्केट इन्फॉर्म्ड हो, मतलब मार्केट के हिसाब से चले, मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप चीज़ों को एनालाइज करो। क्योंकि जब आप एक मार्केट में बैठे हो तो आपकी सस्टेनेबिलिटी सिर्फ इंटरनल फैक्टर तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, मार्केट में आपकी क्या पोजीशन जा रही है वो भी डिसाइड करेगी। This will help to ensure that they are user friendly for the companies producing sustainability related disclosures and also relevant to the users of the information, के बनाने वाली कंपनीज के लिए भी यूजर फ्रेंडली हो, वो आराम से बनाए, उन्हें समझ भी हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, टेक्निकल ना हो बहुत ज्यादा, और यूजर को भी समझ भी आए और यूजर के लिए फायदेमंद हो। तो ये है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। तो आज हम खत्म करते हैं, कल इससे आगे चलेंगे। आज आपका एक काम है कि आपने जरा पढ़ के आना है कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, what is the meaning of sustainability in this context, and what are the objectives of sustainability standard, and what's the difference between IFRS and sustainability standard, ये आपने पढ़ के आओ। ठीक है, तो कल हम इसे कंक्लूड करेंगे और कल इससे आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।